पूजा शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत की कवायद में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी के प्रचार में डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में सीएम धामी ने रोड शो किया है। सीएम धामी ने गाजीवाली से लालढांग तक रोड शो किया। इस दौरान भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने घरों से सीएम धामी पर जगह जगह फूलों की बरसात कर स्वागत किया। सीएम धामी के इस रोड शो की खासियत ये रही कि भारी बारिश के बावजूद सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बहुत कम समय बचा है चुनाव में और ऐसे में रोड शो किए जा रहे हैं और जनसैलाब जिस तरह से इकट्ठा हो रहा है, लग रहा है कि चुनाव है और ऐसे में सीएम धामी की जो सक्रियता है वो भी हम लगातार देख रहे हैं। श्रीनिवास। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड में देखिए विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब चुनाव पूरे परवान पर चढ़ चुका है। यानी अब 14 तारीख का वो दिन होगा जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मतदान करेंगे और लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल या जो बागी प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव आयोग ने जिस प्रकार के नियमों को लागू किया है उसी के मद्देनजर डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की जा रही है, वर्चुअली जनसभाएं की जा रही हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि खटीमा में चुनाव भी लड़ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अपनी प्रत्याशियों के लिए बतौर स्टार प्रचारक की भूमिका में है। युवा चेहरे के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है और प्रत्याशियों को जिताने की भी उनके ऊपर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए वो बकायदा हरिद्वार ग्रामीण सीट पर आज पहुंचे, जहां उनके सहयोगी यानी उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एक बार फिर से। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री वहां से चुनाव लड़ रही है तो रोचक मुकाबला हरिद्वार ग्रामीण से होने वाला है। और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गाजीवाला से लेकर के हरिद्वार ग्रामीण के पूरे इलाके में रोड शो निकाला गया। इस दौरान लोगों ने बकायदा पुष्प वर्षा उनके ऊपर की। और सबसे बड़ी बात पूजा है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी उसके बावजूद भी रोड शो निकाला जा रहा था, डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही थी। तो आप समझिए सत्ता तक बने रहना, सत्ता में पहुंचना किस कदर मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, वो ग्राउंड पर राजनेताओं को इस दौरान चुनाव के दरमियान जरूर देखने को मिलती है। और यही तस्वीर है हरिद्वार ग्रामीण से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखने को मिली। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से बारिश भी हुई और बारिश के बावजूद भी जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बादल बहुत ज्यादा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और फिर भी जनसैलाब लगातार बना हुआ है और ये खासियत रही आज के दिन की। बिल्कुल, ये देखिए मौसम का मिजाज बदल रहा है और राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है। क्योंकि सत्ता में बने रहना है तो जादुई आंकड़ा पार करना होगा। 36 विधायक जीत करके आने होंगे, चाहे किसी भी दल को सरकार बनानी हो। जो सत्ता पक्ष है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सरकार में वापस रिपीट होना, और रिपीट होने के लिए जो काम किया होगा उसी के आधार पर वोट मिलेगा। और उसी के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 1 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लोकार्पित और शिलान्यास जिन कार्यक्रमों का अभी तक हुआ है उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं और डबल इंजन की दुहाई दे रहे हैं। यह अलग बात है कि जनता क्या डबल इंजन के कामों से प्रसन्न हुई है। यह वाकई में कांग्रेस जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका में रहते हुए अपने को उत्साहित करते हुए घोषणा पत्र में जिस प्रकार की छूट आम जनता को देने जा रही है, उस भ्रम जाल में या उस सब्ज बाग को स्वीकार्यता मानते हुए जनता कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे पर अपनी मोहर लगाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव पूरे सवाब पर है और लगातार हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि ताकि उसके पक्ष में माहौल बन सके। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी वर्चुअली भी जनसभाएं हो रही है, नुक्कड़ सभाएं हो रही है, कमरा बैठक हो रही है। एक दिन में 4-4, 5-5 कार्यक्रम लगाए गए हैं प्रत्येक नेताओं के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये चुनाव नेताओं के लिए कितनी अहमियत रखता है। ठीक है श्रीनिवास, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुमे की नमाज का आदेश देने के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं।
बीजेपी नेता रविंद्र जुगराल का कहना है कि हरीश रावत जब हरिद्वार के सांसद रहे तब भी वे इस तरह की राजनीति करते थे और अब जब मुख्यमंत्री बने तो बकायदा उन्होंने जुमे की नमाज के लिए आदेश ही निकलवा दिया था। हालांकि वो मना करते रहे, लेकिन अब बीजेपी ने उस आदेश की कॉपी सार्वजनिक कर दी है और उससे हरीश रावत अब तक मना करते रहे हैं। उन्होंने कोई लिखित आदेश नहीं दिया है, लेकिन अब तो सच्चाई सामने है। देखिए, ये बात तो सही है कि कोरोना के चलते चुनाव आयोग की जो बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, वो हैं, स्वाभाविक है, होंगी भी। दूसरा, वर्षा ने भी थोड़ा सा ढीला किया हुआ है, लेकिन बीजेपी का एडवांटेज ये है कि हमारा जो संगठन है, काडर है, वो ग्राम इकाई तक है। एक नेटवर्क बना हुआ है, एक चेन बनी हुई है, कम्युनिकेशन है। अपेक्षाकृत अन्य दलों के मुकाबले हमारी स्थिति ज्यादा सहज है क्योंकि हम काडर बेस्ड, संगठन बेस्ड कार्यकर्ता हैं। हमारी सोशल मीडिया की हो, डिजिटल हो, या जो भी हमारा नेटवर्क है, औरों से काफी बेटर है। तो हम इस समय इस तकनीकी युग में हम उसका लाभ उठा रहे हैं। निश्चित रूप में फर्क सभी दलों पे पड़ेगा, लेकिन औरों की तुलना में भाजपा पर कम फर्क, इसका प्रभाव कम पड़ेगा। वैसे हम भी सभी ये महसूस कर रहे हैं कि चुनाव इस बार में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि रैलीज नहीं हो रही हैं, बड़ी मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, जनसभाएं नहीं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं भी बहुत कम हैं रिस्ट्रिक्शंस के चलते। लेकिन फिर भी मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तकनीक का पूरा प्रयोग करते हुए लोगों से वर्चुअली, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हम लोग लगातार संपर्क। वहीं पूर्व सीएम और उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले पर कहा है कि मैंने सीएम रहते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का आदेश दिया था। ये बिल्कुल अटर नॉनसेंस है और बीजेपी के दिमाग दूषित मानसिकता की उपज है। कहीं दूर दूर तक कोई किसी मुसलमान ने हमसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग ही नहीं की, कहीं बात ही नहीं होती है। हाँ, हमने संस्कृत विश्वविद्यालय जरूर बनाया हरिद्वार में, संस्कृत एकेडमी बनाई, कांग्रेस ने बनाई। भाजपा जो काम हमने किए हैं उनको तो नहीं कहती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मनगढ़ंत तरीके से उठाती है। ये भाजपाई दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। और श्रीनिवास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले ये राजनीति एक अलग मोड़ पर चली जाती है, हिंदू मुसलमान के मोड़ पर एक बार फिर से आती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया दी गई है। हालांकि हरीश रावत नकार रहे हैं कि कोई प्रतिक्रिया या कोई आदेश उनकी ओर से उनके समय में नहीं दिया गया था। बिल्कुल पूजा, देखिए, ये दुर्भाग्य कहेंगे प्रदेश का या चुनाव व्यवस्था का कि ये व्यवस्था एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा के तहत विकास के एजेंडे पर दूरगामी सोच के साथ जो चुनाव होना चाहिए वो जातिगत आधारित चुनाव बन जाता है, हिंदू मुस्लिम बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वो तमाम चीजें निकालने की कोशिश करती है जिससे कि कांग्रेस पर एक धर्म विशेष और समुदाय विशेष का तबका लग सके। और कांग्रेस भी यही कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसी बातें सामने लाई जाए मीडिया के जरिए, ताकि उन पर कट्टरपंथी होने का जो आरोप कांग्रेस गाहे बगाहे लगाती है उसके परिणामों की इतिश्री हो सके। ताजा जो मामला है मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से कहा है कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में हरीश रावत की बेटी चुनाव लड़ रही है, और यह क्यों कहा गया है इसकी बात भी एक सामने आई है कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन 1.25 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें से 45,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। यानी मुस्लिम वोटर वहां पर किंग मेकर की भूमिका में है, जिसको विधायक बनना होगा, और अगर मुस्लिम वोट उसके समक्ष सारा चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन समीकरण क्या बन रहे हैं? समीकरण बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने तर्क यह दिया है कि हरीश रावत ने कहा है कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे सत्ता में आने के बाद, और ये वही हरीश रावत है। बीजेपी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए रमजान के दौरान यानी 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक 1.5 घंटे का अवकाश, अल्प अवकाश की घोषणा की थी, और उसका शासनादेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जारी किया है। अब मसला यह है कि क्या इन्हीं बातों के आधार पर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से वोट बैंक तय किया जाए, या वाकई में हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के
पिथौरागढ़ की दूरस्थ सीट तक या चमोली की दूरस्थ विधानसभा सीट तक या उत्तरकाशी की या मैदानी, वहां पर विकास की बात हो, सड़कें कितनी मिली, अस्पताल कितने खुले, बेरोजगारों को रोजगार कितना मिला, विकास किस रूप में हो पाया है, पलायन कितना रुक पाया है, इनको मुद्दा बनाने के बजाय एक बार फिर से जातिगत समीकरण या तमाम वो समीकरण साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से कि सबसे बड़े हिमायती सिर्फ हम हैं। अगर आप सभी लोगों की बात करते हैं तो तब इन बयानों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब पर्टिकुलर आप किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष की बात करते हैं तो फिर स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके की परिपाटी को सही नहीं कहा जा सकता। इसे एक ये भी एंगल देने की कोशिश यहां पर की जा रही है कई राजनीतिक दलों की ओर से कि बीजेपी तो लगातार कोशिश करती है कि 4 धाम है तो कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ को संवारा जाए, कैसे इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन कांग्रेस की ओर से कैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात निकलकर सामने आ रही है, तो ये कुछ एंगल भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आप स्वतः समझ लीजिए इस बात को कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उत्तराखंड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, यानी हिंदुत्व है, और हिंदुत्व को इकट्ठा करना, मुस्लिम के अगेंस्ट में खड़ा करना, तो वोट बैंक को जीतने का परिधान उसका बनाया जा सकता है, पैमाना बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को केवल मुस्लिम वोट ही पड़ता है, कांग्रेस को हिंदू वोट भी पड़ता है तमाम। लेकिन वोटों का दुर्विकरण करने के बजाय विकास के एजेंडे पर राजनीति होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। पिछले अगर 48 घंटों से हम देखें, ये बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक चली गई, संस्कृत विश्वविद्यालय तक चली गई, ये जुम्मे की नमाज तक चली गई, ये प्रार्थना सभा तक पहुंच गई, जबकि असल में होना यह चाहिए था कि एम्स की स्थापना अगर ऋषिकेश में हुई है तो कुमाऊं मंडल में कब होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। या पलायन को 3000 गांव जो भूतिया गांव के पर चले गए हैं, उन गांव में वापस लोग लौट कर कब आएंगे, जो लौट कर आए हैं उनको रोजगार यहीं पर स्थापित किया जाए। चाहे बीजेपी ने जितना दिया हो, कांग्रेस भी यह बात कह सकती है कि रोजगार इस तरीके से देंगे कि लोग पलायन न करें, उत्तराखंड के गांव जो खाली हो रहे हैं वो खाली ना हो सके। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तभी तो इंडस्ट्री को पहाड़ में चढ़ाएंगे। सबसे पहले जो बड़े राजनेता है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तभी तो स्कूल सही हो पाएंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देहरादून में बैठने के बजाय पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी, वहां पर बैठना शुरू करेंगे तो पूरी सरकार पहाड़ में होगी, जाहिर सी बात है पहाड़ का विकास होगा, वहां की कृषि नीति अच्छी होगी, औद्यानिकी अच्छी होगी, वहां पर एडवेंचर अच्छा होगा, पर्यटन क्षेत्र है अच्छा होगा। तो इस बात की राजनीति होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। अच्छा, हरीश रावत नकार रहे हैं उस बयान से कि किस तरह से उनकी ओर से कहा गया था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी या एक समय में आदेश दिया गया था, वो नकार रहे हैं, इस बात को डिनाई किया जा रहा है उनकी ओर से। श्रीनिवास, बिल्कुल, देखिए डिनाई इस बात को लेकर किया जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की कोई बात नहीं की है। अगर उन्होंने बात नहीं की है तो फिर इस बात को कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग नेताओं के गुट बने हुए हैं जो इस बात को सही मानते हैं, कुछ बात इस बात को गलत मानते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का हाल है। जहां तक जुम्मे की नमाज को छुट्टी देने का, अल्प अवकाश देने का सवाल है तो वो शासनादेश जारी हुआ था, उस बात में सरकार ने, हरीश रावत ने यह बात कही थी, लेकिन इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति चुनाव के दरमियान है। अगर आप कहीं पर कोई शासनादेश जारी करते हैं तो सरकार उसका पैरेलल कोई दूसरी व्यवस्था को लागू करती है, उसके काम लेने का तरीका सरकार का है, विभाग अध्यक्षों का है। लेकिन केवल चुनाव के दरमियान इन बातों को लेकर के एजेंडा बनाया जाए तो जो अपने आप में यह बताता है कि अभी भी हम उस संकीर्ण मानसिकता या उस विचारधारा से बाहर नहीं आ पाए हैं। जबकि हम जिस दशक में उत्तराखंड को लेकर जा रहे हैं उस दशक में हमें भौतिकता के साथ साथ आधुनिकता के लिबास में ओढ़े रहना है, हमें टेक्निक में जाना है, हमें डिजिटल में जाना है, हमें आगे के दौर में चलना है। लेकिन हम फिर पीछे से अगर संकीर्ण विचारधाराओं में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वापस हम उसी दौर में चले जाएंगे जहां हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास, आपसे अब आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं।
आज आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड मेजर जनरल सीके जखमोला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है और आम आदमी पार्टी यहां सिर्फ कुछ दिनों के लिए आई है। अब सच सामने आने लगा है और तभी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीके जखमोला कांग्रेस में आए हैं। जखमोला के आने से पार्टी को मजबूती मिली है और वो एक पूर्व सैनिक है और चिकित्सक भी हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल सीके जखमोला ने इस मौके पर यह कहा है कि वो जिस मकसद से आम आदमी पार्टी में गए थे वो बातें राज्य के हित के लिए आम आदमी पार्टी ने कहीं, वैसा आम आदमी पार्टी में कुछ नजर नहीं आया, जिसके कारण मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी महंगाई है, तीसरा जो है का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की नीति जो सबको साथ लेकर चलने की है, जो विकास में विश्वास रखती है, जो लोगों के दुखों में शामिल होकर अपने नीति निर्धारण करती है, ऐसी पार्टी में शामिल होकर निश्चित ही आपकी जो देश सेवा की भावना है उसको और पंख लगेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस परिवार आपको खुले दिल से जहां स्वागत करता है, वहीं आपको इस संगठन को मजबूती प्रदान करने में और जहां आपने पूरे देश की सेवा की है, उत्तराखंड जो आपका जन्मभूमि है, जन्मभूमि भी है, उसकी सेवा करने का निश्चित एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज आपने निश्चित किया है कि इस पार्टी के, इस संगठन के साथ काम करने का, तो निश्चित ही ये देवभूमि के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के वाइस प्रेसिडेंट, जो उस पार्टी को उत्तराखंड में जिन्होंने स्थापित किया 2020 से लेकर अभी तक, मेजर जनरल डॉक्टर सीके जखमोला जी आज विधिवत रूप से कांग्रेस परिवार की नीतियों, कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस के नेतृत्व से प्रभावित होकर विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी और जिसका एक बहुत ही गौरवमयी इतिहास है, जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने कई दिग्गज नेताओं की कुर्बानियां दी हैं और आजाद भारत में भी जहां 2 प्रधानमंत्रियों की मार्टरडम हुई है, वो ऐसी गौरवशाली पार्टी है। और आज जिस तरह से देश में एक हर व्यक्ति के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा कर दी गई है, तो एक तो इनसिक्योरिटी है, दूसरी महंगाई है, तीसरा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। आदमी जाए तो जाए कहां। तो ये बजट आना था, उससे भी बड़ी निराशा हुई लोगों को। और फिर मुझे लगा कि यार इस देश में अगर कोई वाकई धर्मनिरपेक्ष है और जो वाकई इस बात पे सबका जो साथ लेके जो पार्टी चल सकती है, वो एक ही है, वो है कांग्रेस। और मुझे बहुत ही आज गर्व है और खुशी हो रही है कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं। चुनाव आयोग की कोविड-19 के मद्देनजर गाइडलाइन के तहत बड़ी जनसभाओं पर रोक लगाए जाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का सिलसिला शुरू किया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने देहरादून में वर्चुअल स्टूडियो तैयार करने के बाद प्रदेश स्तरीय सभी नेताओं के वर्चुअल जनसभा कार्यक्रम जारी किए हैं, जिसमें 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 जनसभाएं की गई हैं, जिसमें प्रदेश के बड़े नेताओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया है। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया था। मैं अपने उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं वर्चुअल रैलियां करा चुका हूं
और जिस समय हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के वो सब आए थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक का रुझान भी इस तरफ है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऐड भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम भी उसमें नहीं दिया, तब भी 8,000, 10,000, 7,000 ऐसे उसमें व्यूअरशिप आ रही थी। तो मैं मानता हूं कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा आगे आने वाले समय में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs, सालिम लोशन। नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने के बाद तापमान गिर गया है। शहर के पहाड़ी इलाकों के साथ मॉल रोड, तलीताल और मल्लीताल बाजार, वेस्टर्न लॉन्ज, शेर का डांडा आदि इलाकों में तेज बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और बर्फ भी पेड़ों, जमीन और अन्य स्थानों पर जमने शुरू हो गई है। नैनीताल में पिछले कुछ दिनों की धूप के बाद आज मौसम ने करवट ली है। बुधवार से बादल छाए रहने के चलते गुरुवार सुबह हल्की बरसात के बाद बर्फबारी शुरू हो गई। शहर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे स्नो व्यू, अयारपाटा, 7 नंबर, राजभवन, चिड़ियाघर, नैना पीक, डार्थी पीक आदि में कई बार बर्फबारी हो चुकी है। एक और बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह कहा है कि सीएम धामी के संरक्षण में राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है और अवैध खनन की खूब लूट मची हुई है। कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी श्रीमान नंदन सिंह बिष्ट साहब फोन करते हैं कि ये जो पकड़े गए ना डंपर, इनको छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं। जब उनकी फोन की चिट्ठी सामने आती है तो उनको हटाया जाता है। पर आचार संहिता लगने से कुछ दिन पूर्व खनन प्रेमी मुख्यमंत्री उन्हें वापस अपने पद पर ले आते हैं। ये बहाली क्या अवैध खनन को बढ़ावा नहीं देती है मुख्यमंत्री जी? इसका जवाब दीजिए। ये स्मूथ जो खनन की बात कर रहे हो ना आप, इसका जवाब दीजिए। दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री, और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं कह रहा, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के बारे में उनके स्वयं के भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि स्वामी यतीश्वरानंद ने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने अवैध खनन को बढ़ावा दिया। मुख्यमंत्री खामोश। मुख्यमंत्री ने पुनः उन पे विश्वास जताया। क्यों मुख्यमंत्री जी? क्या ऐसी साठगांठ है आपका? ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? नंबर 3, मैं एक ईमानदार अधिकारी का यहां जिक्र करूंगा। लोहाघाट के एसडीएम ने जब ये चिन्हित किया कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है तो उनको मुख्यमंत्री ने उनको शाबाशी नहीं दी, पदोन्नति नहीं दी, उनको यह नहीं कहा कि आपने सच्चा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और खनन प्रेमी मुख्यमंत्री ने एक ही काम किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि
कि ये व्यक्ति अवैध खनन को रोक रहा है, उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया। वहां के लोगों ने उसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि साहब ये ईमानदार अफसर है, इनको यहां से मत हटाइए, इन्होंने अवैध खनन को रोका है, शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा है। मुख्यमंत्री ने कहा नो, इनको जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने अवैध खनन में बाधा उत्पन्न करने का काम किया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश